नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। 50 सालों से हमने अपने जो दीवारें हैं जो सड़क पर हम जाते हैं कहीं देखते हैं तो दीवारों पर हर विज्ञापन में एक ही नारा देखा सुना और पढ़ा है, हम दो हमारे दो। और आधुनिक पीढ़ी ने तो हम दो हमारे एक का नारा अंगीकार कर लिया है। हमें यह सिखाया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जगह जगह वॉल चेकिंग, दीवालों पे पोस्टर, हर जगह यही लिखा छोटा परिवार सुखी परिवार और हम दो हमारे दो। और जो टेक सेवी आधुनिक पीढ़ी, उसने एक बच्चा भी मुश्किल से पैदा किया या नहीं कर रहे हैं कि भाई हम अभी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, पेरेंटिंग के लिए हम तैयार नहीं, हमें खुद को आगे बढ़ाना है, वक्त आएगा तो देख लेंगे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब नारा बदलने की तैयारी है। बात हो रही है दो नहीं तीन चाहिए, और ये कई तरीके से आवाजें आ रही हैं, कई तरह से कई कोनों से आवाजें आ रही हैं। अब ये नेता तो नारा लगा रहे हैं, सरकारें भी सुर में सुर मिलाने लगी, क्योंकि नेता ही सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। और उनको कहीं लगा होगा कि इस मंतव्य के जरिए वो कहीं वोटों पर मजबूत पकड़ रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नया नारा दे दो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री कहे जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है। बहुत भारत के बड़े नेताओं में शुमार, प्रोग्रेसिव नेताओं में शुमार है उनका। पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वो माने जाते हैं कि इस देश के प्रोग्रेसिव नेता हैं। इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि केवल प्रोग्रेसिव से काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे वोट बैंक मजबूत रहे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। और नायडू ने यह एक तर्क दिया है कि राज्य में गिरती जन्म दर को देखते हुए अब दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। जन्म दर वहां गिर रही है। अब किसी खास वजह से जन्म दर गिर रही है या लोग एजुकेट हुए हैं, क्योंकि इस देश में नैरेटिव बनता है कि फला वर्ग की आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी और फला वर्ग अल्पसंख्यक हो जाएगा या फला वर्ग के लोग बहुत कम हो जाएंगे, ये नैरेटिव है। लेकिन जिस तरीके से कौमों का विकास हो रहा है, चीजें हो रही हैं, उस तरह लग रहा है कि 2030 आते आते काफी कुछ सभी वर्गों की जनसंख्या स्टैग्नेंट की ओर कदम बढ़ा चुकी होगी और 2047 तक सबकी जनसंख्या स्टैग्नेंट हो जाएगी। मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो 3 से नीचे हो जाएगा, और फर्टिलिटी रेट का जो आइडियल लेवल है 2.1 है। अब विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया या जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं भी ऐसे कई प्रोत्साहन दिए हैं, लेकिन वहां जन्म दर बढ़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। तब इस तरीके के प्रोत्साहन दिए हैं और दूसरे देशों से लोग जाके वहां बसें, क्योंकि वहां आबादी कम है। कनाडा है, एक समय अमेरिका की भी स्थिति ऐसी थी, और अमेरिका की आबादी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से थोड़ी ज्यादा है। वहां 32-33 करोड़ है, उत्तर प्रदेश 25-26 करोड़। तो फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि एक बच्चे को पालने पोसने और पढ़ाने का खर्च लाखों में है, लाखों में है निश्चित तौर पर। अगर इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना तो करोड़ों में। ऐसे में 25,000 की एकमुश्त राशि क्या वाकई गेम चेंजर होगी, या ये फ्री ब्रीज जो चुनाव में रेवड़ियां चुनाव से पहले चुनाव के बाद बांटी जाती हैं, क्या ये फ्री ब्रीज का ही एक स्वरूप है, और क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा आंध्र प्रदेश के लिए? विकसित देशों ने ना तो पानी की तरह पैसा बहाया
लेकिन इसके बाद भी वहाँ पालने खाली हैं। भारत में जहाँ दशकों से आबादी कंट्रोल करने का पाठ पढ़ाया गया, वहाँ अचानक गियर बदलना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर पूरे देश ने गियर बदल दिया तो क्या होगा, ये भी बड़ी चिंता की बात है। अगर पूरे देश में, चलो ये आंध्र प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश ने भी गियर बदल दिया, यहाँ के लोगों ने कहा भाई हमें भी तीसरा बच्चा पैदा करना है, प्रोत्साहन दो चाहे ना दो, तो भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ जाएगा। और जिसे सबसे खराब दौर इमरजेंसी में कहा गया था, नसबंदी, उनकी स्थितियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डर है कि क्या उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या का यह असंतुलन भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी बन जाएगा। ऐसे भी संकेत हैं क्या? मंथन में आज सब इसी तरीके के कई बड़े सवाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तो इसे एक सरकारी योजना, एक सरकारी उसकी तरह एक ठोस और मूर्त रूप दे दिया। लेकिन इससे पहले भारत में तमाम धर्माचार्य, राजनीतिक नेता इस तरह की बातें करने लगे। हाल में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है और समाज की स्थिरता के लिए हर भारतीय को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसे हम हमारे 3 के विचार के रूप में पेश किया। भागवत का बयान जो है उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी वो दे रहे हैं, अब है कि नहीं पता नहीं। जनसंख्या शास्त्र का भी हवाला दे रहे हैं कि यदि किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे है तो वह समाज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। भागवत जी उसे विलुप्त होने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डायनासोर जैसी प्रजाति हो जाएगी अगर 2 से नीचे है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये संतुलित और आइडियल है 2.1, ये या इससे नीचे जो जनसंख्या का जो वृद्धि रेट है वो आइडियल है। और आइडियल और विलुप्त ये अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। तमाम रामभद्राचार्य जैसे, साक्षी महाराज जैसे भगवाधारी संत, कथावाचक हिंदुत्व के नाम पर कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर देखें तो भयंकर बेरोजगारी, भयंकर स्थितियां, पढ़ाई लिखाई, कमाई, ये कैसे होगा? जिस देश की सबसे 1 नंबर की स्मार्ट सिटी इंदौर, वहां गंदा पानी पीकर, आप समझिए कितने रंज और क्रोध की बात है कि वहां गंदा पानी पीकर 12, 14, 15 लोग मर जाते हैं। और फिर यह मामला वहीं नहीं रुकता, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अहमदाबाद में गंदा पानी पी के लोग मर जाते हैं। अहमदाबाद भी स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में गंदा पानी पीने की खबरें आई, दिल्ली में गंदा पानी पिया, तमाम लोग बीमार हो, 2-3 लोग मरे। जिस देश में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं साफ आबादी को अपनी, जिस तमगा ढोल पीट रहे हैं कि नंबर 1 जो शहर है वो 7 साल से लगातार नंबर 1 का शहर था, और भाई साहब वो गंदा पानी पीकर लोग मर गए। शर्म नहीं आई किसी को, हमें भी नहीं, मीडिया को भी नहीं आई शर्म। 2-4 दिन हल्ला मचाया, 1-2 जिगरे वाले पत्रकारों ने सवाल पूछे छाती पे चढ़ के नेताओं के, ठंडा हो गया। पानी का क्या हुआ? पानी की रिपोर्ट किसी को नहीं चाहिए। अब ईरान में क्या हो रहा, दिन भर भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, देश से सुबह से शाम तक टीवी खोलो, ईरान युद्ध। भारत में जो युद्ध है बेरोजगारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, कुपोषण के खिलाफ, वो कौन लड़ेगा? वो ईरान लड़ने आएगा, अमेरिका लड़ने आएगा आपका युद्ध। और अब बात कर रहे हैं कि भैया 4 बच्चे पैदा कर दो, 3 बच्चे पैदा कर दो। पता नहीं क्या स्थिति। अब इन महानुभावों के जरा बयान भी सुनिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण
हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. हिंदू को कुछ इतना अल्प बच्चे नहीं होने चाहिए कि दो हो जाए, एक्सीडेंट दोनों चले जाते हैं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति. कम 3-4 तो होनी चाहिए. दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी. 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे. अब जेंडर की बात होने लगी. हमारा जो मूल सवाल है कि भाई जनसंख्या क्यों बढ़ाओ जब आपके पास संसाधन नहीं है, आप पढ़ा नहीं ले सकते हो, लिखा नहीं सकते हो, साफ पानी नहीं दे सकते हो, अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते हो, तो अब जनसंख्या तीसरा बच्चा क्यों, हम दो हमारे तीन क्यों? अरे हम दो हमारे दो ही रहने दो भाई, और ये जनता पे छोड़ दो कौन कितने पैदा कर रहा है. पकड़ कर नसबंदी मत करो. चलो ठीक हो, इमरजेंसी में बहुत खराब काम हुआ था, लेकिन फर्ज करो अगर जनसंख्या नियंत्रण को इतने प्रभावी कार्यक्रम नहीं होते इस देश में, तो अभी तो हम चीन की आबादी से थोड़ा सा आगे हैं, और संसाधन चीन के मुकाबले पसंगा भी नहीं है. हमारी प्रति व्यक्ति आय, हमारा डेवलपमेंट चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है. लेकिन चूंकि हमारा जिगरा है, हम गर्व से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लफाजी से अब ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा भाई. अनाज का संकट हम झेल चुके हैं, अब ईश्वर कृपा से नहीं, हमारे किसानों ने, अन्नदाताओं ने ये दिन ले आए कि कम से कम हमें ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन पढ़ाई, शिक्षा, क्या रेट है भारत में एजुकेशन का? प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, रोजगारों की क्या स्थिति है, जिससे हम कह रहे हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में. आकलन कहां से हो रहा है? क्या चंद जो हमारे यहां बिलियनर मिलियनर लोग हैं, क्या उनकी सुधरती आर्थिक स्थिति से हम इस देश की आर्थिक सेहत का पैमाना मान लेते हैं? जमीन में क्या ऐसी स्थिति है क्या? आप देखिए किसानों की क्या हालत है इस देश में. गांव जो ठीक ठाक कस्बे हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, एजुकेशन नहीं है. किसान इस चाह रहा कि भाई मेरा बच्चा कहीं जाके शहर में पढ़ जाए, कुछ अच्छा काम कर जाए. हम पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाई कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहां. कौशल विकास को लेकर एक अच्छी योजना नरेंद्र मोदी लाए थे, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका बेहद घटिया हो गया. उस चंद दलालों के हाथ में योजना चली गई, और उससे मुझे लगता अगर रैंडम सर्वे किया था तो कौशल विकास का मसला ही नहीं कुछ बचा, किसी का विकास ही नहीं हुआ. बहुत बहुत किसी का अपवाद स्वरूप हो गया तो मैं नहीं कहता, बड़े बड़े एनजीओ बना के पैसे गप कर गए. तो आज हम यही सवाल करेंगे मंथन में कि भाई नायडू साहब का मिशन क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसके परिप्रेक्ष्य में भारत को देखेंगे, संसाधनों को देखेंगे, स्थितियों को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे. और अगर इस तरह की योजनाएं देश के सारे मुख्यमंत्री लेकर आने लगे, क्योंकि ये हो सकता है चंद्रबाबू नायडू ने किसी गंभीर विषय के रूप में इसको लिया हो, लेकिन अगर कहीं अन्य जगह असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कहीं अगर पूरे देश में शुरू हो गया, तो हम निश्चित तौर पर जनसंख्या विस्फोट की दिशा में कदम बढ़ा देंगे. हालांकि विस्फोट जैसी स्थिति अभी भी है. हमारे साथ मेहमान आ गए हैं. जयप्रकाश नारायण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत. स्वाति चंद्रशेखर पूर्व पत्रकार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत. महेंद्र सिंह जाने-माने पत्रकार दिल्ली से, इस विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं. मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे शो में अक्सर आते हैं. अजय शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, संपादक हैं, इस देश के जाने माने. बहुत स्वागत अजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार. जयप्रकाश नारायण से हम चर्चा की शुरुआत करना चाह रहे हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा सरकारें केंद्र में भी और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती हो, जहाँ से ये आवाज़ आई कि हम दो हमारे तीन,
वहाँ भी एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू पार्टनर हैं एनडीए के। जयप्रकाश जी, क्या इस देश में ऐसी परिस्थितियां हैं क्या कि कोई व्यक्ति बहुत सारे 3-4 बच्चे पैदा करे? क्योंकि बहुत, और ये तो मुझे लगता है स्वेच्छा से हो जाना चाहिए, स्वेच्छा वाला होना चाहिए, इसमें कोई प्रोत्साहन जैसी बातें, सरकारी नीतियां। क्योंकि होता क्या है ना कि इस तरह की योजनाएं आती हैं तो जो 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 अशिक्षित लोग हैं उनकी तादाद बहुत है, फिर वो हो सकता है कि किसी अनुदान के चक्कर में कि बच्चे को दुनिया में ले आए जिसको वो पाल पोस के, क्या वो भोजन भी नहीं दे सकते, साफ पानी नहीं दे सकते। और स्टेट की जिम्मेदारी है कम से कम साफ पानी तो दे दो भाई, अच्छा स्वास्थ्य दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो। आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है, मैं पर्टिकुलर उस पर बात नहीं करता, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल इन तीनों पैमानों पर अच्छी नहीं है। जयप्रकाश जी, इसको किस तरीके से देखते हैं, बोलिए। चौहान जी नमस्कार, और मेरे साथ जो जुड़े हुए सब पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार है जी। नमस्ते। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि इसमें चंद्रबाबू जी ने जो कहा था असेंबली में कल का दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज के आज का समय में देखिए, पूरा दुनिया भर कहीं भी देखिए, भारत इसीलिए अभी बढ़ रहे हैं कि भारत में जो भी मैन पावर है इसका ऊपर पूरा आधार होके अभी पूरा देश का आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मैन पावर का फोर्स है अपने पास। देखिए अभी हम एवरेज देखें तो देश में, पूरा अपना देश में आने वाला 15 साल के बाद जितना भी लोग हैं वो सब लोग 60 साल को ऊपर बढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारा वर्कफोर्स भी कम होने का चांसेस है, इसमें एक चीज है। दूसरा, अभी देखिए एग्जांपल के लिए अगर चाइना को देखो तो चाइना वाला जो अभी सब जीडीपी वही बहुत कम होने वाला है। अभी देखिए अपना जीडीपी देखो तो आज का दिन इट इज अबाउट 7.2% व्हेन कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए बढ़ रहे हैं कि यहाँ का सिर्फ इंडस्ट्रीज डालने का बात नहीं है, इंडस्ट्री के साथ अपना जो भी कार्मिक शक्ति है, लेबर का शक्ति है, अभी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं बोले तो अपना जो भी लोग है सब जवान लोग है। अभी आज का दिन तो अपना एवरेज एज सबका देखा तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल से भी कम लोग है, 40 साल उम्र से भी कम है। तो इसका वजह से अभी अपना जीडीपी को वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सब लोग अभी वो इसका वजह से वो बढ़ रहे हैं, एक चीज है। तीसरा बात है कि अभी देखिए अभी भारत का शक्ति है मैन पावर 140 करोड़ आज के दिन में है, लेकिन इसमें जो लोग बढ़ रहे उम्र का देखे तो एवरेज उम्र देखे तो सबका 40 के ऊपर जाने वाला है। आने वाला 15 साल में, 15-20 साल के अंदर अपना देश में भी बुढ़ा हो जाएगा लोगों का। इसका वजह से ये सिर्फ 2 से रोकना नहीं, 3 तक जाना चाहिए। लेकिन आप जो कहा था वो भी सही बात है कि यहाँ कितने सब लोगों को फैसिलिटीज मिल रहे हैं अभी भी, आज का दिन भी। अभी देखिए हम देखें तो अच्छा स्कूल भी नहीं है, ज्यादा जगह पे अच्छा हॉस्पिटल्स भी नहीं मिल रहे हैं, अच्छा काम भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आने वाला दिनों में अभी जो भारतीय सरकार का प्लानिंग है इसके हिसाब से देखो तो आने वाला दिनों में अपना देश को कम से कम एक 40 से 50 लाख लोगों का काम आने वाला है आने वाले दिनों में। अभी देख रहे आंध्र का अगर हम सोचे तो ये डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में मिलने वाला है। अभी क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल जो अमरावती है उसमें मिलने वाला है। इसका वजह से कम एक 20 लाख लोग का आने वाले दिनों में रोजगार मिलने वाला है, सिर्फ आंध्र से। बाकी देशों को, बाकी प्रदेशों का देखा तो इसके हिसाब से देखा तो कम से कम एटलीस्ट अनदर 80 लाख टू 1 करोड़ तक आने वाले दिनों में रोजगार मिलने वाला है। इसका वजह से हम अगर सोचे तो आने वाला 10-20 साल में इतना लोग मिलने वाला नहीं है। स्किल लेबर एक चाहिए, एक दूसरा अपना ताकत दिखाने के लिए अपना आर्मी को हो या अपना कोई भी रोजगार हो जाओ, सब जगह पे हमको यूथ का जरूरत बहुत है। इसका वजह से जो अभी चंद्रबाबू जी ने कहा था वो सही है। वही भाषण हम एक कुछ महीने पहले माननीय सरसंघचालक मोहन भगवत जी भी कहा था, एक मीटिंग में कहा था कि
आने वाले दिनों में भारत का लोग का उम्र बढ़ने वाला है, थोड़ा सबको और आगे बच्चे को पैदा करना बहुत जरूरी है। इसका हिसाब से अगर देखे तो इनका बातों से अगर देखा तो आने वाले दिनों में अपन को नया लोगों का बहुत जरूरत है, नया लोगों आना चाहिए, नया जनरेशन आना चाहिए। इसका वजह से हमको ज्यादा ताकत मिलने वाला है। देखिए टेक्नोलॉजी जितना भी बड़े हो जाओ, लेकिन लोगों का जरूरत तो है। इसका हिसाब से देखे तो हमको लोगों का अभी 60 साल के ऊपर लोग टेक्निकली काम कर सकते हैं, लेकिन मिशनरी के साथ काम करना या कोई अपना आर्मी में काम करना या अपना देश रक्षण के लिए काम करना बोले तो बहुत मुश्किल है। इसका वजह से ये बनने का बहुत जरूरत है। लेकिन हम ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू जी को भी हमने सुझाव दिया था ऑलरेडी, अपना पार्टी की तरफ से, प्रदेश की तरफ से भी भेजा था इसको भी। जो हमने प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जितना लोगों को हम 20-25 हजार जो हमने गिफ्ट बता दिया था, वो इसका बोलने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सबको एक रोजगार का भी प्लान करना बहुत जरूरी है और फैसिलिटी भी बढ़ना जरूरी है। इसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना बहुत जरूरी है। वो पहले प्लान करके देन वी शुड एनकरेज ऑल द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश और द कंट्री। ठीक है, थैंक यू। एक मेरा एक सवाल है, जैसे आपने चीन का उदाहरण दिया जयप्रकाश जी, हम लेबर फैक्ट्री, भारत एक लेबर फैक्ट्री है, हम मेहनत करते हैं हाड़ तोड़ और दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए। हम पता चला कि कोई यहाँ कारखाना लगा रहा है, कोई चीन, कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई भी देश XYZ, हम उसके लिए सस्ता वर्क फोर्स दे रहे हैं। इसके उलट चीन ने अपने उद्योगों को मजबूत किया, अपनी जो उसका डिविडेंड था, जो मानव संसाधन का जो धन है उसके पास, जो उसके पास एक महान डिविडेंड है जनसंख्या के रूप में, उसका इस्तेमाल किया अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए। उद्योगों की स्थापना की, प्रोडक्शन क्षेत्र में असाधारण काम चीन ने किया, ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम जो प्रोडक्शन है, चीन एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का। और उसके उलट भारत दूसरों के लिए काम करने वाला लेबर, मतलब हम देखिए हम ये तो दोनों देशों की तुलना कैसे हो सकती है? हम अपने जो हमारा जो मानव संसाधन है उसका उपयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे पास हमारा देश एक प्रचंड औद्योगिकीकरण की तरफ चला जाए। तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं चीन की? हम तो लेबर पर उपलब्ध कराने वाला देश बनते जा रहे हैं, हम सेवा के क्षेत्र में, हम सर्विस के क्षेत्र में, लेकिन प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है। देखिए जी, इसमें एक चीज है, पिछले 75 साल 75 ईयर्स अपना देश ने, कांग्रेस ने सरकार किया था। कांग्रेस वाला ने जो भी इंडस्ट्रीज डाले हैं वो सब इंडस्ट्रीज अभी आज के दिन वो ठीक नहीं है कि हमको और बहुत बड़ा चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। इसका वजह से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद आप देख लीजिएगा, भारत का स्टार्टअप कंपनीज भी, कितने स्टार्टअप कंपनी बड़ा था। पहले जब 2014 के पहले अगर हम देखा तो इसमें सिर्फ 52 स्टार्टअप कंपनी था। आज का दिन 2,50,000 स्टार्टअप कंपनी नया बन गया। और यूनिकॉर्न कंपनीज देखा तो पहले एक भी नहीं था स्टार्टअप कंपनीज में, अभी देख लीजिएगा यूनिकॉर्न कंपनीज अपना देश में ऑलमोस्ट मोर देन 1000 कंपनीज हो गया। ये सब एक पॉलिसी के हिसाब से हम देखना चाहिए। पिछले सरकार का पॉलिसी ऐसी थी कि हमको नया फैक्ट्रीज डालने के लिए, नया इंडस्ट्रीज बढ़ने के लिए वो मौका नहीं था। आज के दिन भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बनने के बाद अब देख लीजिएगा कितने बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजों जो भी है हम बैक ऑफिस काम कर रहे हैं, इसके लिए हमको पैसे भी मिल रहे हैं। थैंक यू जेपी, थैंक यू, धन्यवाद। ब्रेक के बाद हम इस पर जवाब लेंगे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस ने 75 साल में कोई काम नहीं किया, अब वही मसला है कि अभी हो सकता है कि जयप्रकाश जी साउथ इंडिया से आते तो हो सकता है नेहरू जी को ना लाएं इस चर्चा में, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया का कोई पत्रकार होता तो निश्चित रूप से अब तक नेहरू जी आ जाते कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन भाई आपको भी 11 साल हो गए ना। जिन स्टार्टअप की बात जयप्रकाश जी कर रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा कि स्वाति उनको एड्रेस करें कि सरकार ने बहुत काम किया है। ब्रेक।
जनसंख्या बढ़ाओ और मदद पाओ। क्या वाकई आंध्र प्रदेश जैसे राज्य या अन्य राज्य या भारत, क्या वाकई इस भारत को ये डर पैदा करने की ज़रूरत है क्या कि आगे 15 साल में हमारे पास आबादी बूढ़ी हो जाएगी, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या इसकी चिंता है? क्या हमने अपने मानव संसाधन का उपयोग अपने देश को के विशाल और बृहद औद्योगिकीकरण में क्या उसका इस्तेमाल किया है, या फिर हम दूसरे देशों के लिए एक सस्ता लेबर फोर्स उपलब्ध कराने वाले देश बन गए हैं? कटु शब्दों में तो यही है फिलहाल। अब इसमें कोई तिलिस्म हो तो मैं नहीं कह सकता। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयप्रकाश नारायण जो हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, वो कह रहे थे कि 75 साल में उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब स्वाति चंद्रशेखर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। स्वाति, जवाब दीजिए भाई, इन लोगों ने बहुत काम किया है 11 सालों में, और अभी 75 साल बनाम 11 साल यानी 75 साल तो अभी इनको चाहिए, तब ये चीन जैसा काम करेंगे, या हो सकता है चीन से आगे भी निकल जाएं। और क्या ये फियर जरूरी है क्या, या फिर डर की राजनीति है इस देश में कि भाई नेताओं ने मान लिया कि डर के आगे जीत है, दूसरों को डराओ जीत जाओ चुनाव? नहीं चौहान जी, दिव्येंद्र जी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब बीजेपी के नेता बता रहे थे ये कहाँ से इस तरीके का डेटा लेके आते, या कोई इनके अपने खुद सर्वे हो जाते कि 15 साल में लगभग सब लोग 60 के ऊपर हो जाएंगे तो मैनफोर्स कम हो जाएंगे। इनको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। हाँ, वाकई में दक्षिण भारत से आती हूँ तो फिर उसका मसला अलग है, मैं बाद में ले लूंगी, पर पहले भारत का बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर तरीके से हमारे देश के अंदर जितने भी युवा नेता है या युवा लोग हैं, नेता मतलब मैं सिर्फ राजनीति का नेता के बारे में नहीं कह रही हूँ, जो भी लीड कर रहे आज भारत को कोई भी सेक्टर में, तो उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 60 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं, तो वो अभी जेनजी हम जो कहते हैं या 25 के अंदर कहते हैं, तो वो लोग हैं। और ऑलमोस्ट 80 करोड़ के जो लोग हैं वो 35 साल के अंदर हमारे देश में है, उम्र के अंदर है। तो ये कहाँ से ये पूरा डेटा लेके आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इसमें भी इन्होंने राजनीति घुसाना चाहते, इसमें भी इन्होंने रिलीजन का बात घुसाना चाहते, इसमें भी हर तरीके का अपना आइडियोलॉजी घुसाना चाहते हैं। तो बात तो बस यही है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। सबसे पहले इनको समझना चाहिए कि 60 साल में इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, 70 साल में इन्होंने हमने कुछ नहीं किया। आज जो भी 11 साल में बैठ के इन्होंने जो भी खा रहे, जो भी कर पा रहे, ये सिर्फ हमारी 60 साल की मेहनत की कमाई है जो ये लोग अभी कमा पा रहे हैं या देश को दिखा पा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर सड़क नहीं होते तो फिर इन्होंने दूसरे सड़क बनाने की बात कहा करते। अगर ये लोग अभी हेल्थ केयर की बात कर रहे तो फिर हॉस्पिटल्स जो बेसिक चीज है, जो बेसिक चीज हमने अगर इस देश में नहीं दिए तो फिर इन लोगों ने इसके ऊपर बढ़ाव करने के लिए बात कैसे करते। और आईटी रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और खास करके स्पेशली आजकल सोशल मीडिया की बहुत चर्चा करते हैं, और बहुत चीजों के ऊपर इन लोगों ने नए टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करते, डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। और डिजिटल इंडिया जो एक्चुअली हमने अगर एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस देश में नहीं खोले तो ये डिजिटल इंडिया तो बात तो बनी नहीं सकती थी। और खास करके अभी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस हर तरीके का फैंसी नेम्स तो बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी देते हैं, और इसका जो बेसिस है, इसका जो फाउंडेशन है, ये कहाँ से आते हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। कि अब 11 साल में इन्होंने देश खड़े किया क्या, तो फिर अगर क्या क्या किया तो फिर बोल दीजिए उनको बताने के लिए। नहीं स्वाति, वो कह रहे हैं कि अभी हम खड़ा करेंगे, अभी तो हमने शुरू किया 2014 के बाद बनाना देश। हाँ, 2014 के बाद भारत पैदा हुआ, तो 2014 के बाद इन्होंने सब कुछ बना दिया। इससे पहले तो भारत होते ही नहीं, इससे पहले तो हमने कुछ काम तो किए नहीं, इससे पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बात करना शायद मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देते हैं। ये सब हो गया, ये जो 2014 में 15 में जितने भी लोगों को बेवकूफ बनाना था, उल्लू बनाना था, तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं ने बना दिया। और अभी लोग इस तरीके का भाषण को और बातों को नहीं सुनने वाले हैं। तो कृपा करके मैं विनती करती हूँ कि खास करके बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि इस तरीके का बयान देना बंद करें और कोई उपयुक्त। अच्छा, इस पर जरा आपकी पार्टी की अपनी राय रखिए कि भाई ये बच्चे पैदा करना हर आदमी का निजी मसला है। अब कोई नेता कह रहा 3 पैदा करो, हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है मुसलमान बढ़ जाएंगे, कोई कह रहा ये बढ़ जाएंगे, कोई अजीब सी स्थिति है भाई।
कितने बच्चे पैदा करें, ये हमारी हमारी अपनी निजी बात है। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं तभी वही बोला था कि मैं खास करके दक्षिण भारत से आती हूँ, तो फिर मेरा एक कुछ इसका आकलन अलग है और इसका इसका जो इसके ऊपर जो चर्चा है वो अलग है। अभी जो डिलिमिटेशन होने वाले हैं और दक्षिण भारत को बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि हम तो जब उस समय संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने उस समय की जो नीति लेके आए थे कि भारत में हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, तो फिर उस समय हमने उसको माना और पूरा लिटरेसी की हमने जो पाया, स्पेशली दक्षिण भारत में। तो क्या हम जो हमारे ये क्या प्रतिनिधित्व की लड़ाई, क्या ये नुमाइंदगी की लड़ाई के रूप में, उत्तर और दक्षिण के रूप में इसको आप देख रहे हैं क्या, जिस तरफ आप बार बार इशारा कर रही हैं? नहीं, जनसंख्या का जो असंतुलन है। अगर चंद्रबाबू जी ने इसको लिटरली कहना चाहिए था, तो इसको इस तरीके से करना चाहिए था और खास करके प्रधानमंत्री के सामने जाके कहना चाहिए था कि आगे डिलिमिटेशन होने वाले हैं भाई, हमारे लिए बहुत नुकसान होने वाले हैं, तो आप इसकी वजह से कुछ कीजिए। इसका मतलब ये छोड़कर 3 बच्चे पैदा करो, मैं 25,000 दे दूंगी। भाई सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपके सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देने के लिए फंड्स नहीं है, ये सच्ची बात है। और सैलरीज देने के लिए अभी आपके पास पैसे नहीं है। और इतना बड़ा स्टेट था आंध्र प्रदेश, उसको बंटवारा करके अभी 2 स्टेट बन गए, तो फिर एक स्टेट एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे स्टेट पूरा गिर चुके हैं। बंटवारा तो आप ही ने किया, इसके जिम्मेदार तो आप ही हैं। नहीं, ये बंटवारा बनना ही था। ये हमने तो बस इंस्ट्रूमेंटल रही है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये 50 साल का उनका मांग था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो जाए, तो अलग होने के बाद ये जरूरी नहीं थे कि हमने नहीं बताया कि आंध्र प्रदेश को पीछे लेके जाने के लिए उनके जो बाद में जो आए सरकार, उन्होंने पीछे लेके गए उसको। अच्छा, ये चंद्रबाबू की ये जो 3 बच्चों वाले इस पर बोलिए। कांग्रेस सरकार वहां होती, वहां रहती, तो फिर बात तो अलग बन जाती। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने उसके बाद सरकार बनने के बाद 2-3 साल में कैसे इसको पीछे लेके गए तो हमको पता है। जगन आने के बाद तो पूरा बर्बादी हो गया स्टेट, ये भी हमको पता है। तो अभी मुझे तो सिर्फ लगता है कि जो एक्चुअली स्टेट में जो इश्यूज है उसको टालने के लिए ऐसे बयान देते हैं, और खास करके मोहन भागवत जी ने क्यों दे रहे ऐसे बयान, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि हिंदू लोगों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपको अगर सच्ची में बच्चे पैदा करना ही है, आपको लगता है कि हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है, तो फिर सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि हिंदू समाज में जितने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, खास करके कास्ट बेसिस में नहीं, समाज में जितने भी बैकवर्ड लोग हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाए, उनको लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाए, और उनके अंदर जो हेट्रेड ना पैदा करते हुए नहीं, लिटरेसी बढ़ जाएगी स्वाति, तो फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जहां शिक्षा है स्वाति, वहां फिर इस तरह की चीज चलेंगे नहीं ना। नहीं, क्या करे, चलना ही चाहिए ना कभी तो ये रुकना ही चाहिए, कभी ना कभी देश तो आगे बढ़ना ही चाहिए। इसी आधार पर हम कितने दिन लड़ते रहेंगे, कितने साल लड़ते रहेंगे। ये आप देखिए कि पूरा विश्व में जो हो रहा है और भारत के अंदर जो हो रहा है, पूरा विश्व में लोग मर रहे, झगड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बैठ के कह रहे कि 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो। मुझे समझ में नहीं आता। मैं अजय जी की तरफ जाता हूँ। अजय जी काफी रिसर्च भी कर रहे हैं और मुझे लगता करके भी आए होंगे। अजय जी बोलिए। अब दोनों पार्टी के नेताओं की अपनी अपनी बातें आ गई। स्वाति कुछ दक्षिण का उत्तर का असंतुलन की बात कर रहे हैं, डीलिमिटेशन की बात कर रही हैं, ये एक अलग पॉलिटिकल एंगल है। एक भागवत जी का एंगल है, एक बीच बीच में कथावाचक साधु संत महंत कहा करते हैं कि भाई खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। कभी इस तरह मुल्ला मौलवी कहा करते थे कि एक धर्म खतरे में, उसी तरह ये लोग भी कहने लगे। तो अगर करना है तो फिर आंदोलन तो हम करना है, दक्षिण भारतीय लोग करना है। ठीक है, नॉट नेसेसरी ये हिंदुओं के आधार पर नहीं, सरकार के आधार पर नहीं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। अजय जी देखिए, भारत सरकार ने मार्च 2025 में, चूंकि अभी 26 का अभी आंकड़ा पूरा फाइनल नहीं हुआ, मार्च 2025 में जो आंकड़े दिए थे, भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। मैं सरकार के आंकड़े, उसमें भारत सरकार ने कहा कि भारत में MSME 70,000 बंद हुए सिर्फ 5 साल में, 70,000। अब 5 साल में 75,000 MSME बंद हुए। इसके बाद में जब हम इसका पूरा आंकड़ा 2016 से निकालते हैं, जब से स्टार्टअप इंडिया और सारे की बातें होती हैं, और उसके डेटा को लेके जब बात करते हैं, तो साहब उसमें और भी चौंकाने वाला आता है।
उसमें आता है कि कुल जो कोविड की महामारी थी 2020 की जी, उसमें सिर्फ 6 लाख एमएसएमई बंद हुए थे, 6 लाख। बहुत बड़ी संख्या और है। इसके बाद में जो हम आते हैं उसके बाद में 2022 में लगातार रोजगार सृजन में गिरावट आई है, भारत सरकार कह रही है, इकाइयां बंद हुई और सब कुछ है। टोटल मिला के 27 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो 27 करोड़ इस देश में बेरोजगार होते हैं। अभी आंध्र प्रदेश का जो बजट आया है उस बजट के मुताबिक उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है 1,30,000 रुपए। अब आप एक बात बताइए, जो प्रदेश अब तो और अच्छा है कि 2 हिस्से में बट गया डेवलपमेंट के लिए, सीमित क्षेत्र है आपके पास में, ज्यादा बेहतर है, नदी है आपके पास में और आपके पास में और भी बहुत कुछ संसाधन है। नया शहर अमरावती बनाने का पिछले टर्म में ही शुरुआत हुई थी और आप कर ही रहे हैं। आप ये जितने सारे सब्ज बाग दिखा रहे हैं, इसके बाद सबसे बड़ी बात, आप टिक कहां रहे हैं? भारत के टॉप 10 जो स्टेट्स हैं जिनमें रेवेन्यू दे रहे हैं, आप कहां खड़े हैं? तीसरी चीज ये है कि जब आप ये सब बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर लें कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। साहब, आज जब हम नौकरियों का सिर्फ पक्की नौकरियों का डिटेल मांगते हैं तो 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी। जहां 20 लाख नौकरियां न दी गई हो, हर साल 2 करोड़ की बात आपने की थी। आपने स्टार्टअप इंडिया और न जाने क्या क्या आपने किया। 85% स्टार्टअप फेल हुए हैं, ये भारत सरकार का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो 85% आपके स्टार्टअप फेल हो गए। आपके एमएसएमई 38% खत्म हो गए। और स्थिति यह है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि भारत के जीडीपी में 30% योगदान है एमएसएमई का, जबकि उसका जो साइज है वो 8.5% के आसपास, यानी 8.5% हमें 30% जीडीपी में हेल्प कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हम यहां खड़े हैं और हम कह रहे हैं इसको करिए, 2 नहीं 4 पैदा किए। हम कहते हैं आप 20 पैदा कीजिए, मशीन बना दीजिए किसी लड़की को, लड़के को मशीन बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खूब पैदा किए। लेकिन क्या लड़की उसके लिए खुशी महसूस करेगी कि उसका बच्चा कहीं एक बेहतर जगह हो, या वो जा करके भिखारी बन के उसमें योगदान दे, भिखारी के तौर पे वो जीडीपी का योगदान दे, या वो पुरुष इस बात के लिए करेगा कि मेरा बेटा अपराधी बने, कोई क्रिमिनल बने, क्या करे? दुनिया में आज हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हमारी समस्या ये हो रही है कि हम अपनी आबादी को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी हाल में ही इजराइल गए और इजराइल से एक समझौता करके आते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की उसमें चले जाइए, 17 पॉइंट जो समझौते हुए हैं उनमें साहब वर्क फोर्स को हम वहां पर कि भैया लेबर हम आपको देंगे, मतलब हिंदुस्तान मैं यही कह रहा हूं, मैंने यही कहा। लेबर प्रोवाइड करने वाला, मरने के लिए अपने देश के नागरिकों को भेजने वाला, इतनी बुरी स्थिति में आप अपने आदमी को भोजन नहीं करा पा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि हम 81 करोड़ को 5 किलो मुफ्त अनाज दे के जिंदा रखे हुए हैं। तो यदि 81 करोड़ को 5 किलो में रखे हुए हैं, उसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तो साहब, ऐसी स्थिति में 2 नहीं 8 पैदा कीजिए, बताइए ये कैसे करेंगे? आप अपने यहां आज पूरी करने की स्थिति में नहीं है और दूसरे को कह रहे हैं ये। किसी महिला के सम्मान, महिला से आपने पूछा है कि बड़ा सवाल ये है, यही बड़ा सवाल है कि फैसला सारा पुरुष लिए ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महिला से नहीं पूछ रहे हैं। वो अपने पेट में पालने वाली महिला है, हम उसे देवी कहते हैं और हम उसका इतना अपमान कर रहे हैं कि सरकार डिसाइड करेगी, कहेगी हाँ तुम मशीन बना दो।
क्या मतलब है? शर्म आनी चाहिए इस तरह की जब बात आप करते हैं। आप असल में अपनी मां को लात मार रहे होते हैं जब ऐसे करते हैं, क्योंकि जी। हर मां कभी लड़की रही होती है। जी, ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा जवाब जरा बीजेपी की प्रवक्ता से मैं चाहता हूँ, गर्मा गर्म मामला है, जरा दे दीजिए इस पर भाई। एक तो स्टार्टअप के अजय जी ने स्थिति शामिल बता ही दिया है। इसराइल में हम समझौता करके आए हैं कि भाई हम आपको लेबर सप्लाई करेंगे, वर्क फोर्स देंगे। वही मैंने कहा कि जो आप जिसे मानव संसाधन हम कहते हैं, अपना डिविडेंड कहते हैं, अपना एक मूल हमारा जो संपत्ति है, मानव संपत्ति, उसको चीन ने अपने उद्योगों के लिए डेवलप करने में किया और दुनिया की शक्ति बन गया, और हम दूसरों के लिए परित्याग कर रहे हैं। और फिर एक तरफ ब्रिटिश राज में लेके जाना चाहते बीजेपी लोगों तो हमें। जी बोलिए, स्लेव्स बनाने के लिए। बोलिए बीजेपी। जी, एक चीज है, अभी जो भाई साहब ने बात किया था कि 12 साल से कितने मिला है जॉब। मोदी जी ने कहा था कि 20 करोड़ करेंगे बोल के। इसमें यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 17.19 crores have been created in between 2014 to 2024. It is been declared। ये जो है ये पूरा डिटेल्स के साथ मनसुख मांडविया जी ने पिछले संसद का समय ने वो बता दिया था, पार्लियामेंट के समय में। दूसरा ये हुआ ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तरफ से ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ लोगों को ये रोजगार मिला था। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के तरफ से भी 78 लाख पीपल हैव बीन गिवन। प्रकाश जी, ये रोजगार है, नौकरियां नहीं है जिसका वादा किया था। ऐसे तो बहुत तमाम योजनाएं हैं, उसमें इसको भी देखिए ना कि जो स्टार्टअप 85% फेल हो गए, स्टार्टअप फेल हो चुके हैं आपके 85%, उसकी तरफ भी देखिए ना। No, it has been created. It is an official. Modi government has created approximately. It is not an official data, Jayprakash ji. I have gone through it. I have seen the speech. That's why I'm telling you. I have just taken it from the net and I'm telling you. No. Please kindly. No, please. No, it is not a fact. ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए लगातार। मनीष शर्मा, ये पूरा जो मसला है, अभी अजय जी ने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाल दी। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई आप कोई प्रोत्साहन दे देते हैं, ये सारे निर्णय पुरुष ले लेते हैं बैठकर, और फिर उत्पीड़ित होगी नारी कि भाई अनुदान लेना है, बच्चा पैदा करो। और ये जो अशिक्षित समाज है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आएगी इस तरह की चीज़ों से। और अभी अजय जी ने कहा कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं तो लेबर भेजने का समझौता करके हम आ रहे हैं, हम प्रोडक्शन में हम हैं कहाँ? और इस तरह की चीज़ों के पीछे क्या आइडियोलॉजी देख रहे हैं मनीष शर्मा? नहीं, सबके बयान जो है उसको अलग अलग थोड़ा समझा जाए। मोहन भागवत और राम भद्राचार्य के जो बयान है वह तो हिंदुओं से आह्वान है, उसका तो एक घनघोर जो है कम्युनल टोन है उसका, वो बराबर देते रहते हैं। मनीष, एक चीज और जोड़ दीजिए। मैं अभी डेटा निकाल लिया हूं भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने दिया 2014 से 2026 के बीच में जो सरकारी नौकरियां दी गई हैं वो 10.96 लाख है। 10.96 लाख ये भारत सरकार ने दिया है। और अमर 17.5 करोड़ जो था उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था वो एस्पिरेशन थी। नहीं, सुनिए मेरा बात जरा सुनिए। नहीं, आप चेक कर दीजिएगा। आप नेशनल चैनल में बैठ के गलत बयान क्यों देते, गलत डेटा क्यों देते? बिल्कुल देते नहीं। आप रिकॉर्ड चेक कर दीजिएगा। रिकॉर्ड चेक करके ही बता रहे। वो सही है, भाई साहब ने जो कहा था वो सही है कि वो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड 10 लाख ऑड जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों जोड़ रहे हैं? थैंक यू मनीष कंटिन्यू। थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, आगे स्वाति जयप्रकाश। स्वाति प्लीज, स्वाति जयप्रकाश प्लीज। मनीष कंटिन्यू, बोलिए। प्राइवेट सेक्टर को और आपको कोई संबंध नहीं है। ठीक है जयप्रकाश जी। ओके जयप्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पब्लिक सेक्टर। जयप्रकाश जी, स्वाति जी प्लीज बोलिए। मनीष बोलिए। मनीष, ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मनीष को बोलने दीजिए।
उनका टाइम है। बोलिए मनीष। की बात कह रही हूँ मैं। दो चीजें बस समझ लेना चाहिए अजय जी के बाद से ही को ही आगे बढ़ाते हुए कि खुद संसद ने यह स्वीकार किया कि 45 साल बाद ऐसी बेरोजगारी भारत में है। इसी मोदी काल के संसद में ये बात भी उनके मंत्री ने ही स्वीकार किया। ये एक तथ्यात्मक बात है। और एक दूसरा तथ्यात्मक बात है कि 84 करोड़ लोग राशन 5 किलो राशन पे जिंदा है। ये शर्म की बात है। मतलब कोई कह रहा है कि अगर हम लाखों करोड़ों रोजगार पैदा कर रहे हैं तो ये दो बड़े इंडिकेशन है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देख लें, बस इतने से ही क्लियर हो जाता है कि इन 10-12 सालों में हम कहां पहुंच गए, किस लेवल पहुंच गए। क्या कोई देश अपने 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रख रहा है और वो गर्व करेगा इस पे? इसको भी रोजगार में तो नहीं गिन रहा है, इसको भी तो काम की तरह नहीं देख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये खुद सरकार ने कोर्ट संसद के अंदर स्वीकार किया कि 45 साल बाद भारत इतनी बेरोजगारी की तरफ बढ़ा है। तो ये सब शर्मनाक बात है। ये सब आंकड़ों से अब चीजों को बहलाने की दिशा में नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात मैं आ रहा था उस पे कि भागवत जो बोल रहे हैं वो उसका उस जनसंख्या बढ़ाने के लिए और दक्षिण भारत से जो आवाजें हैं दोनों में फर्क करना चाहिए थोड़ा जी। भागवत जो बोल रहे हैं वो एक कम्युनल टोन है, उसमें एंटी मुस्लिम उसका वो प्रस्थान बिंदु है। वो हिंदुओं को ललकारने जैसा है। वो हिंदुओं को डराना है कि आपका अस्तित्व खतरे में है भारत में। सत्ता में वो तुरंत इस्लामोफोबिया पैदा करना है हिंदुस्तान के अंदर जी। और ये बतलाते रहना है कि आप अगर नहीं इस तरह से करेंगे तो जल्दी ही वो उनका शासन देश पर आ जाएगा। तो एक झूठ कह लीजिए कैंपेन प्रचारित करना है। इसलिए वो हर 2 महीने पर 3 महीने पर उनके दर्जनों बयान, 1-2 बयान नहीं। दक्षिण भारत का जो मसला है उसको देखिए थोड़ा दूसरे ढंग से लेना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ठीक है हल्के ढंग से चीजों को कर रहे हैं, वो हल्कापन है, जो बातचीत का अंदाज है वो हल्कापन है। लेकिन एक असुरक्षा बोध है उत्तर भारत को लेकर के, दिल्ली को लेकर के। वो केवल जनसंख्या को लेकर के नहीं है, संसाधनों को भी लेकर के है। और आप समझिए कि कई मामलों में है, हिंदी और बनाम हिंदी थोपने को लेकर के भी है। बहुत सारी असुरक्षा है जो दिल्ली से आमतौर पे गवर्न की जाती है और खास करके उत्तर भारत उस पर डोमिनेट करता रहा है लंबे समय से। तो वहां तो एक अभी 2026 में 76 के बाद 2026 में वहां परिसीमन होने जा रहा है ये जो जनगणना के साथ। तो अब एक स्वाभाविक डर है। बीजेपी खास करके हिंदी बेल्ट की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की ही पार्टी है मूलतः, अगर उसको ठीक से देखें तो और डर है दक्षिण भारत को कि उत्तर भारत का परिसीमन के जरिए और ताकत दिल्ली की संसद में बढ़ेगा और दक्षिण भारत की उपेक्षा, सांस्कृतिक उपेक्षा, राजनीतिक उपेक्षा, संसाधनों की उपेक्षा, संघीय ढांचे पे हमला, ये 1000 गुना बढ़ेगा। तो ये उसकी चिंता है। उस चिंता को अलग अलग नेता अलग अलग रूप में बोल रहे हैं। स्टालिन भी बोल चुके हैं इस बात को, बार बार स्टालिन बोलते हैं, बार बार सिद्धारमैया बोलते हैं, पिनराई बोलते हैं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, और अब ये मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। इसको हमको लगता है कि इस रूप में ही लेना चाहिए कि ये बीजेपी सरकार ने जो एक डर पैदा किया है परिसीमन को लेकर के और संघीय ढांचे का इस्तेमाल करते हुए उन राज्यों के संसाधनों को बार बार रोका है। मनीष जी तो सीधा साफ साफ बोल दे प्रधानमंत्री को कि भाई हम आपसे डरते हैं कि आप हमारा काम नहीं कर रहे और हमारे ऊपर दबाव रख रहे हैं। नहीं कह रही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। चीजों को पॉलिटिकली देखना पड़ेगा ना। श्वेता जी मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं बस इसमें ये कह रहा हूं, मेरे कहने का संदर्भ ये है कि ये जो असुरक्षा बोध है इसका कोई रास्ता निकालना होगा। सरकार से इस पे लड़ाई होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार से इस पे एक टकराव है, वो वास्तविक टकराव है, वो जमीनी टकराव है। उसका रास्ता ये नहीं है जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। उसका रास्ता है वास्तव में परिसीमन का जो अनुच्छेद 81 है उसको पलटा जाए। वो जो केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा तय होता है उसको पलट दिया जाए, उसमें संशोधन कर दिया जाए, उसका जनसंख्या से रिश्ता थोड़ा छोड़ा जाए, उसको दक्षिण और उत्तर भारत में बैलेंस किया जाए। संवैधानिक जो ढांचे हैं, राज्यों का जो अधिकार है, उस पे जो राज्य केंद्र का हमला उस पे अटैक किया जाए। सवाल तो यहाँ है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये एक वास्तविक लड़ाई है जिसका वो गलत ढंग से सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई है वास्तव में। ये दक्षिण भारत की असुरक्षा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दुर्गेन जी जो दक्षिण के 5 राज्यों की जनसंख्या के बराबर होने जा रहा है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का राज्य है जो 5 राज्यों के जल्दी बराबर होने जा रहा है। आप इस बात को कल्पना करिए। 20% 2080 में 1980 में जो हमारी संसद में सीटें थी दक्षिण की, वो 25% से बोल लेने दीजिए ना प्लीज, हमको बोल लेने दीजिए प्लीज।
आप अपनी बारी में नहीं बोलिएगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि हमारी टैक्स मनी से ही मनीष उत्तर बोलिए, प्रदेश चल रही है, मैं मनीष यही कह बोलिए, रही ठीक है हूँ स्वाति। मनीष जी। तो हम 25% से घट करके जो संसद में सीटों की संख्या है 80 के बाद 2026 आते आते वो 20% आ गई है, और अगर फिर परसिमन होगा तो 15% जा सकता है। आप इसको ठीक आप बात इस है, डिसबैलेंस ठीक को बात है, कैसे ठीक बात है। देखिए? ये आप गंभीर इसको विषय है, कल्पना करिए कितना गहरा डिसबैलेंस पैदा बहुत होगा। गंभीर विषय उत्तर है। भारत और दक्षिण भारत के बनाम तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, और इसको इसको तमाम दोनों तरफ के राजनेताओं को, उत्तर के और दक्षिण के भी राजनेताओं को इस पे सोचना चाहिए, भारत की एकता के ठीक लिए। बात है, ठीक बात है। मैंने भारत की मैंने विविधता को की एकता के लिए वो एक जरूरत है कि इस मसले पर गंभीरता से सोचा जाए। जो चंद्रबाबू नायडू उपाय बता रहे हैं वो रास्ता नहीं है। ठीक है मनीष, रास्ता तो बहुत सारे हैं जिसका समाधान करना बाकी है। जी ठीक है, थैंक यू मनीष। महेंद्र सिंह, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि काफी वक्त हो गया, काफी देर से आप श्रोता हैं, अब वक्ता की भूमिका में आ जाइए। अपने जो प्रस्तावना में इस कार्यक्रम के मैंने कहा था कि ये जो असंतुलन है, क्या भविष्य की राजनीति की जो लड़ाई है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई, वही बात जो मनीष कह रहे हैं, हमने इसको अपनी प्रस्तावना में ही शामिल किया था। जो बात मनीष कह रहे हैं, जो काम करने का तरीका है, जो चंद्रबाबू नायडू की पहल है, तो क्या ये इससे इस तरह की चीज़ों से उत्तर दक्षिण का कुछ आपस में झगड़ा बढ़ेगा, कुछ और चीज़ें खराब होने की स्थिति में आएंगी क्या? दुर्गेन जी, तात्कालिक कारण तो थोड़ा सा है, क्योंकि साउथ में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको बहुत असली कारण नहीं मानता हूँ इसका। और चंद्रबाबू नायडू पढ़े लिखे हैं, और उसके बावजूद इस तरीके की पॉलिसी ला रहे हैं। वो पॉलिसी को भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये आज का नज़रिया नहीं है, ये बहुत पहले का नज़रिया है प्रो नेट लिस्ट का होना। दुनिया भर में 50 देश ऐसे हैं जो प्रो नेट लिस्ट हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की। और इसका एक कारण है, जो बेस है, दर्शकों के लिए बता दूं कि 2.1 TFR रखा गया फर्टिलिटी रेट, जिससे कि जनसंख्या स्थिर रहेगी, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल बराबर रहेगा, ना जनसंख्या बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन इसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। दुनिया भर में जो रिजल्ट आए, आबादी बहुत स्थिर नहीं हो पाई और बढ़ी नहीं है। तो एक तो ये है। अब आंध्र प्रदेश में जो पॉलिसी इस तरीके की ला रहे हैं, उसका आप ये समझिए कि वो मजदूरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। जो अभी बात चल रही थी, दुनिया भर में मजदूरों की ज़रूरत है, भारत में भी मजदूरों की ज़रूरत है, और इसका प्रभाव मजदूरों पर ही पड़ता है ज़्यादातर। जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है, जो लोग हैं, उसका असर इस पे नहीं पड़ता है, बिल्कुल मामूली सा असर पड़ता है। जो 25,000 30,000 या कुछ और ये सारी चीज़ें देके गरीब आदमी, जो आप कह रहे थे कि महिलाओं पर इसका आएगा, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी विक्टिम महिला है जी, और कोई पॉलिटिक्स नहीं। सबसे बड़ी विक्टिम महिला है। महिलाओं, अगर यही बदल दिया जाए संरचना में, तो कहता हूँ ना, जो जो पितृत्मक समाज है ना, इसको महिलाओं के हाथ में दे दिया जाएगा, तो पॉलिसी सारी चेंज हो जाएंगी। अभी हम उनको एक ऑब्जेक्ट की तरीके से लेते हैं। महिलाओं को कोई भी डिसीजन, घर में और बाहर भी, सारे डिसीजन पुरुष करते हैं, और महिलाएं का कोई उसमें ये नहीं होता कि हित हो उनका। एक बात, इसके देखिए बहुत सारे परिणाम होने वाले हैं। पॉलिटिकल तो जो आप कह रहे हैं वो तो है ही। दूसरे प्रदेश अगर इसी तरीके की पॉलिसी लाना शुरू कर देंगे तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गरीब आबादी, जहाँ 100 करोड़ गरीब आबादी हो, जिसका 90 करोड़ लोगों का पेट 5 किलो अनाज दे के पूरा किया जा रहा हो, वो कहेंगे ठीक है 25,000 आ रहे हैं ना, एक बच्चा और सही। ये आप ये सोचिए कितना खतरनाक ये आइडिया है भारत जैसे देश के लिए। दूसरे देशों में ठीक है, जहां संपन्न हो चुके हैं, उनको वर्कफोर्स चाहिए, वो अपनी पॉलिसी वो जैसी मर्जी वैसी करें। रूस के लिए ठीक है, बहुत बड़ा देश है, छोटी सी आबादी है, वो बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में छोटा सा देश, एक तरीके से उनके मुकाबले, रूस के मुकाबले आबादी इतनी ज़्यादा, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। तो एक तो पर्यावरणीय नुकसान होने हैं, लोगों के स्वास्थ्यगत नुकसान होने हैं इसमें, और इसमें निश्चित तौर पर देश के ऊपर, संसाधनों पर इसका प्रेशर पड़ता है। इसका कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं इस तरीके की पॉलिसी का। 4 सीटें 5 सीटें मान लिया कम हो जाएंगी, मान लिया 5 सीटें बढ़ भी जाएं आंध्र प्रदेश की, क्या फर्क हो जाएगा? अभी 25 सीटें हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि जब दोबारा से इसके वो की जाएंगे लिमिटेशन, तो 20 सीटें हो जाएंगी। क्या फर्क हो जाएगा अगर वो 30 सीटें हो जाती हैं आंध्र प्रदेश की? क्या फर्क पड़ जाएगा?
यूपी की तो 80 से 90 फर्क सीटें हो बढ़ने की जाएंगी। बात नहीं, घटने की कोई बात फर्क है। नहीं पड़ेगा। उसके ये बाद में ये सिर्फ नजरिया जो है जहाँ बहुत ही मूर्खतापूर्ण नजरिया है इस तरीके का कि आबादी बढ़ाइए। कतई नहीं। एआई का जमाना आ रहा है अभी। जो व्यक्ति 10 व्यक्ति 100 व्यक्ति उसी काम को करते हैं, वो एक एआई काम कर देगा। एक एक सॉफ्टवेयर से कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अभी एंथ्रोपिक की बात चल रही है। तो आप आबादी बढ़ा के क्या करेंगे? वर्कफोर्स बढ़ा के क्या करेंगे? और रही बात कि टीएफआर आपका 1.9 है, कितना भी गिरेगा तो भी आपके पास जो बूढ़ी आबादी का जो बहुत ढिंढोरा पिटा जाता है ना कि जब बढ़ जाएगी वो लोड बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई। आप रिटायरमेंट एज 60 साल करके बैठे हुए हो। 70 साल 75 साल का नेता यंग होता है, काम कर रहा होता है 24 घंटे, बिना छुट्टी लिए काम कर रहा होता है। तो दूसरे लोग भी तो कर सकते हैं ना काम। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके लिए अच्छा पोषण हो, वो 70 साल तक काम करेंगे, 80 साल तक काम करेंगे। कहाँ वर्कफोर्स में आपको बर्डन आ रहा है बूढ़े आबादी का? ये नजरिया ही इतना ज्यादा पिछड़े मानसिकता का है कि गरीब को गरीब बनाए रखो, उनको ऊपर आने मत दो, क्योंकि वो आएंगे तो अपने हक की बात करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे। मसला पूरा दुर्गेन जी इस बात का है कि गरीब गरीब बना रहे। हिंदुस्तान में 10% पूरी पॉपुलेशन के पास 50% धन संपत्ति है। जी आप सोचिए कितना बड़ा वो है, और इसको और बढ़ाना चाहते हैं ये लोग। कौन सा नेता ऐसा होगा जो गरीब होगा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ढूंढ के लाओगे, वो मिलेगा कि एक गरीब है साहब, उसके पास घर नहीं है। सब आलीशान घरों में रहते हैं, गाड़ियों में रहते हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते हैं। उनके पास या तो वो शादी नहीं करेंगे, बच्चा भी नहीं पैदा करेंगे, एक बच्चा होगा, जिंदगी सेटल्ड है। ठीक है, अगर वो 10 बच्चे पैदा कर लेंगे तो भी उनकी जिंदगी सेटल्ड है। एलन मस्क की तरह जैसे 11 बच्चे पैदा किए उसने। ठीक है, तो ये प्रो नेटलिस्ट लोग, ये सिद्धांत बहुत समय से ये विचारधारा चल रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ दुर्गेन जी। और इसमें बहुत खर्चा होता है। कई कई देशों में जीडीपी का 4% खर्च हो रहा, लेकिन मामूली बढ़त हुई 0.01%। तो ये बहुत ही पिछड़ेपन वाली जी बात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। जी अजय जी, एक छोटी सी टिप्पणी, 20 सेकंड जल्दी से, अंतिम टिप्पणी। देखिए, मैं तो बस यही कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज है जो हमारे वर्कफोर्स की स्थिति है वो बेहद मतलब दर्दनाक है। और जो हमने 2022-23 में देखा है, उसमें सरकार ने खुद माना कि 178.2 लाख असंगठित, मतलब 178.2 लाख असंगठित इकाइयां बंद हो गई। अब आप सोचिए, जहां 1.25 लाख असंगठित इकाइयां बंद हो गई हो, और असंगठित इकाइयां 4 से लेकर 10 का रोजगार देती हैं। कल्पना करिए, ये वो है जो डेटा सरकार सामान्य तौर पे तैयार नहीं करती है। अब इन सब की स्थिति, तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बेचारे कहीं भी मारे हुए रोजगार के लिए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी काम करने जाते हैं कि बिहार से जा रहे हैं काम करने जी। तो आप इससे समझ लीजिए, ये हालात हो, आप जब उसे एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। अरे भाई, आप कहिए उसे हम कितना बेहतर जीवन देंगे। सड़कों पे जो ट्रैफिक है, चौराहों पे है, इंसान कीड़ों की तरह रेंग रहा है, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। वो करने की बजाय ये बता दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत धन्यवाद अजय जी, मनीष जी, महेंद्र जी, स्वाति जी, जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ एक चेक काटकर 25,000 रुपये अनुदान देने का या जो भी अनुदान देने का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है कि क्या राज्य सरकारें या केंद्र सरकार आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और रोजगार की गारंटी ले पाएंगी। ये सवाल आपके लिए है। नमस्कार।